नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। यूपीपीएससी आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के वे सभी प्रश्न जो 2001 से लेकर के 2021 तक आरओ के प्री और मेंस में जीएस वाले पेपर में पूछे गए, उन सभी को मैं आपको यहाँ से कंप्लीट कराऊंगा। और प्रश्नों पर आने से पहले एक चीज़ आपको मैं विशेष रूप से बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास एक बुक है एस के पांडे की मॉडर्न हिस्ट्री की। ध्यान से सुनिएगा। एस के पांडे की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है, और जब इन मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में से निकाल रहा था, तो क्योंकि मैंने वो किताब पहले पढ़ी हुई है एस के पांडे की, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो आरओ में पूछे गए हैं वो सब उसी किताब में से एज इट इज़ उठा लिए गए हैं। वैसे आप में से भी काफ़ी सारे लोगों के पास एस के पांडे की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक होगी, तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। आपको ऐसा लगेगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो उसके टॉपिक्स बने हुए हैं उन टॉपिक्स में से ही उठा लिए गए हैं। वैसे मैं इससे पहले आपको काफ़ी सारी सब्जेक्ट्स पर क्वेश्चन दे चुका हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मैं आपको दे चुका हूँ, और हिस्ट्री के जो दो पार्ट हैं आपके प्राचीन भारत मध्यकालीन भारत, उन पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उन सभी को मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। इन्वायरमेंट इकोलॉजी प्रोवाइड करा चुका हूँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने क्वेश्चन पूछे गए उनको प्रोवाइड करा चुका हूँ। लेकिन मुझे सबसे विचित्र चीज़ इसी में लगी मॉडर्न हिस्ट्री में, कि मुझे ऐसा लगा कि उसी एक किताब से सारे के सारे क्वेश्चंस, उसमें जो थ्योरी लिखी हुई है ना, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी मुझे ऐसा लगा कि डायरेक्ट थ्योरी में से उठा करके यहाँ पर रखे गए हैं। तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, अगर आपके पास किताब हो तो जरूर उसको एक बार देख लीजिएगा। और मुझे ऐसा लगा, क्योंकि ये मैंने देखा था, तो मैंने आपको बताया कि मुझे ऐसा लगा कि डायरेक्टली क्वेश्चंस वहीं से जो है आरओ में रखे गए हैं, है ना। और हालांकि मैंने भी वो किताब, टाइम हो गया थोड़ा सा, 2 साल पहले मैंने वो किताब जो है पूरी की पूरी कवर कराई हुई है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस किताब को पूरी को देखो, वहाँ पे जाकर के सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास किताब हो तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस, अगर जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस आप लगा रहे हैं, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे प्रीलिम्स की बात करें हम यूपीपीसीएस की, या फिर हम आरओ के प्रीलिम्स और मेंस की बात करें, है ना। तो इसको देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगा कि सारे क्वेश्चन वहीं से एज इट इज़ पूछ लिए गए हैं, और क्योंकि वो मैंने पढ़ी है तो मुझे इस बात का आइडिया है थोड़ा सा। तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, इस वजह से इसको मैं 2 पार्ट में आपको कवर कराऊंगा। आज पहला पार्ट है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया था कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे। तो आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया था। और महात्मा गांधी जो थे कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है प्रतिभाग किए थे। और यहाँ से एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में से सिर्फ दूसरा गोलमेज सम्मेलन ऐसा सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, है ना। और कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिनिधि थे जो गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, वो महात्मा गांधी थे। इसके साथ साथ दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने किया था। तो महिलाओं की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थी वो थी एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है नौजवान सभा। नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने करी थी 1926 में, ये याद रखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था कि नौजवान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था, इस तरीके से। तो इसके कौन कौन मेंबर थे, इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने करी 1926 में, और भगत सिंह के अलावा इस सभा के अन्य कौन कौन मेंबर्स थे, तो वो थे छबीलदास, यशपाल, जयपाल और आपके राजगुरु। तीसरा था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। संक्षेप में इसको AITUC कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1920 में हुई। कहाँ पे हुई? बॉम्बे में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। इसके बाद में 1928 में जो इसका अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। और 1929 के AITUC का जो आपका सम्मेलन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। यह अधिवेशन 1929 वाला कहाँ पे हुआ था? नागपुर में हुआ था। एक चीज़ और कि जितना भी इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला पोर्शन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला जो हिस्सा है, उसको मैंने 5 वीडियो में अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है। और जिन्होंने वो वाला जो पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का, इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्योंकि विशेष रूप से सिलेबस में भी इस पार्ट को उल्लिखित किया गया है कि
भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इस तरीके से। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को क्योंकि अलग से मेंशन किया गया है तो यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आयोग की जो मुख्य रूप से दो परीक्षा हैं, जैसे आप पीसीएस की बात करें और आप आरओ एआरओ की बात करें, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सबसे अधिक प्रश्नों की संख्या रहती है। इस वजह से मैंने उसको अलग से कंप्लीट कराया हुआ है। और वो भी मैंने कहाँ से कंप्लीट कराया है, इसी वजह से मैंने एस के पांडे की बुक से ही वो पोर्शन जो है कंप्लीट कराया है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि एस के पांडे की बुक जो है वो पहले चैप्टर से लेकर के लास्ट वाले चैप्टर तक 38 वीडियोस हैं। वो एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना करके मैंने इस चैनल पर डाली हुई है। प्लेलिस्ट का नाम है 2000 यूपी पीसीएस 2024 मॉडर्न हिस्ट्री। इस तरीके से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो केवल आप जो इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला पोर्शन है उसको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिलेंगे। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे ज़्यादा प्रश्न किस बुक से पूछे गए, या मतलब किस बुक से डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिले, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके साथ साथ एक चीज़ और बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा रिपीटेशन, जैसे मैंने आपको ज्योग्राफी कराई, एनवायरनमेंट कराया, प्राचीन भारत कराया, मध्यकालीन भारत कराया, है ना, विज्ञान कराया, सबसे ज़्यादा रिपीटेशन अगर किसी पोर्शन में हुआ है क्वेश्चंस का तो वो यही मॉडर्न हिस्ट्री है, याद रखेंगे। यानी आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे, मैंने बहुत सारे प्रश्न तो इसमें मैंने हटाए हैं, क्योंकि हर हर जैसे अगले पेपर में दो तीन क्वेश्चन पिछले पेपर से मुझे वहाँ पर देखने को मिले हैं। तो सबसे ज़्यादा रिपीटेशन जो प्रश्नों का हुआ है वो आधुनिक भारत के प्रश्नों का हुआ है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से आपको, मुझे लगता है कि जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 60-70% क्वेश्चन जो हैं वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही मिल जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। तो इनको रट डालना है जितने भी फैक्ट्स हैं इसमें, ठीक है। और विस्तार में इसलिए नहीं जाना चाहूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में पहले ही कंप्लीट करा चुका हूँ, है ना। तो यहाँ से देखते हैं कि एक पुस्तक है एकेश्वरवादियों को उपहार, इसको बोलते हैं गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। ये किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी है राजा राममोहन राय ने, 1809 में इसको लिखा था। ये फारसी भाषा की किताब है। इसके अलावा राजा राममोहन राय ने ही आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में, और ब्रह्म सभा की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी 1828 में, जो आगे चल करके ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये डेविड हेयर के द्वारा की गई थी 1817 में कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन स्वाधीनता पूर्व यानी आज़ादी से पहले भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? इस तरह के क्वेश्चंस मैं हमेशा कहता हूं कि ये बन नहीं पाते हैं किसी से भी, ये बाउंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हम नहीं याद रख पाते हैं ना। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे थे रंगलाल, नवीन चंद्र सेन, हेमचंद्र बनर्जी, शिव कुमार बटालवी। तो शिव कुमार बटालवी जो थे ये राष्ट्रवादी कवि नहीं थे, बाकी सारे राष्ट्रवादी कवि थे स्वतंत्रता से पहले। तो इतनी सारी चीज़ें हम जनरली याद नहीं रख पाते हैं, और इस मतलब कह सकते हैं इतने डीप में नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं हिस्ट्री में, और सारे फैक्ट्स को कवर करना या सारे फैक्ट्स को याद रख पाना जो है मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इन पर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? तो ये चार ऑप्शन दे रखे थे, डुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, फर्नाओ नूनीस और पीटर मुंडी। तो पीटर मुंडी जो था ये पुर्तगाल का यात्री नहीं था, ये जो है आपका ब्रिटेन का यात्री था। शाहजहां के समय में ये भारत आया था 1628 में, और इसने अपने जो भी रचनाएं लिखी हैं, इसने जो भी अपना विवरण लिखा है उसमें इसने 1630-32 के आसपास जो अकाल पड़ा था भारत में उसका उल्लेख किया है। अब बाकी के जो तीन आपके यात्री हैं, डुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पाइस और फर्नाओ नूनीज, ये तीनों ही पुर्तगाल के यात्री थे। डुआर्ट बारबोसा जो था ये विजयनगर का दौरा इसने किया था। कृष्णदेव राय इस टाइम पर विजयनगर के राजा हुआ करते थे 1515-16 के आसपास। डोमिंगो पाइस ये भी विजयनगर में आता है, और ये भी कृष्णदेव राय के समय में ही आता है 1520 में। और फर्नाओ नूनीज ये भी विजयनगर में आया था, लेकिन इस टाइम पर राजा थे अच्युत देव राय, ठीक है, 1535-37 के आसपास ये जो है विजयनगर का दौरा करता है। तो ये पुर्तगाली यात्री हो गए। इसके बाद में आता है गदर पार्टी की स्थापना किसने करी? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में पुणे में की गई। ये मैचिंग वाला क्वेश्चन था। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? जेम्स हिक्की ने किया था 1780 में। और बंगाल गजट जो है ये भारत में पहला न्यूज़पेपर था, इंग्लिश वाला, अंग्रेजी का पहला न्यूज़पेपर था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने करी थी 1784 में कलकत्ता में।
तो मैचिंग वाले क्वेश्चंस जो है मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं। एक कालक्रम के अनुसार घटनाओं को व्यवस्थित करना और दूसरा मिलान करना, इस तरीके के प्रश्न सबसे ज़्यादा जो है मॉडर्न हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। तो विशेष रूप से जो घटनाओं का जो अवधि है, घटनाओं का जो कालक्रम है, या कोई भी घटना कब हुई, कम से कम डेट याद नहीं रख पाए तो उसकी सन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना हुई 10 जुलाई 1800 को कलकत्ता में। किसके समय में? लॉर्ड वेलेजली के समय में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो भी ब्रिटिश अधिकारी थे उनको भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के उद्देश्य से फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। हालांकि यहाँ पर जो ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा दी जाती थी वो 1802 में बंद कर दी गई, और उसके बाद में 1806 में हेलबरी जो कि इंग्लैंड में है, वहां पर जो है इन ब्रिटिश अधिकारियों को प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया गया था। मतलब 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज को इसलिए स्थापित किया गया था ताकि भारतीय भाषाओं की जो एजुकेशन है, भारतीय भाषाओं की नॉलेज है, वो ब्रिटिश अधिकारियों को दी जा सके। लेकिन इसके बाद में 2 साल ही ये काम यहाँ पे हुआ। 1806 के बाद में इंग्लैंड के हेलबरी में इस टाइप का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई? लंदन में हुई 1866 में। किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भारतीय सिविल सेवा के संबंध में कथन, अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि एस के पांडे की बुक के बारे में, तो इस तरीके के जो कथन टाइप के क्वेश्चन पूछे गए ना, तो एज इट इज जो लाइन एस के पांडे की किताब में लिखी हुई है वो लाइन मुझे डायरेक्टली पेपर में देखने को मिली। इस वजह से कह रहा हूं कि अगर आपके पास किताब हो तो एक बार चीज़ों को चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कथन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी। इसमें से इस तरीके से प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय सिविल सेवा के संबंध में सही है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय सिविल सेवा से जुड़ी हुई कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो भारत सरकार अधिनियम जो आया था 1919 में, उसके द्वारा भारतीय सिविल सेवा के लिए, जिसको उस टाइम पर आईसीएस कहा, जैसे अब यूपीएससी होता है तो आईसीएस कहा जाता है, उस वर्तमान में उसको आईएएस बोला जाता है, उस टाइम पर इंडियन सिविल सर्विसेज बोलते थे। तो भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। इस अधिनियम के तहत एक लोक सेवा आयोग के गठन की बात भी कही गई थी, जो कि 1926 में जाकर के गठित होता है। और इसी के तहत पहली आईसीएस परीक्षा जो थी, जो लोक सेवा आयोग 1926 में गठन हुआ था, तो जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत क्या बात कही गई थी कि भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग एग्जाम होगा, जो पहले इंग्लैंड में होता था वो भारत में आयोजित किया जाएगा। तो इसी के तहत 1922 में जो पहली आईसीएस परीक्षा थी वो इलाहाबाद में जो है आयोजित की गई थी। वर्ष 1941 में आईसीएस परीक्षा में यूरोपीय प्रतिभागी जो होते थे उनके उत्तीर्ण होने की संख्या भारतीयों से कम हो गई। तो मुख्य रूप से जो कथन कहे गए थे उसमें, तो वो कौन कौन से थे? एक तो ये पहला वाला था, एक ये जो 1941 वाला जो कथन है, ये दोनों लिखे हुए थे और पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है, या भारतीय सिविल सेवा के संबंध में कौन से कथन निम्न में से सही है। ठीक है, तो 1941 तक जाके जाके स्थितियां ऐसी बनने लग गई थी कि पहले जो यूरोपीय लोग होते थे, यूरोपीय प्रतिभागी होते थे, वो ज़्यादा मात्रा में उत्तीर्ण होते थे, ज़्यादा संख्या में उत्तीर्ण होते थे। लेकिन 1941 के आते आते आईसीएस परीक्षा में यूरोपीय जो पार्टिसिपेट करते थे उनके उत्तीर्ण होने की संख्या जो है भारतीयों से कम होने लगी। अगला है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाला कवि कौन था? तो ये थे मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। ठीक है, और 1921 के समय में इन्होंने जो है ये रचना करी थी असहयोग आंदोलन के समय। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ पे दी गई थी? ये गोरखपुर में दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल किस चीज से जुड़े हुए थे, मतलब किस वजह से इनको फांसी दी गई थी? तो ये काकोरी षड्यंत्र के एक अभियुक्त थे। 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र हुआ था। 19 दिसंबर 1927 को इनको फांसी दे दी गई थी। और इस षड्यंत्र के जो अन्य अभियुक्त थे उनके नाम भी आपको पता होनी चाहिए। इनके साथ साथ थे राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को कहाँ पे हुआ था? शाहजहांपुर, जो कि यूपी में है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि कब त्यागी थी या किस वजह से त्यागी थी? ये प्रश्न था। तो ये आपको पता ही होगा कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसी से व्यथित होकर के इन्होंने ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी उसको इन्होंने त्याग दिया था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे
कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। मतलब उस टाइम पर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात हो रही है, तो उस टाइम पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी एक तरह से शान शौकत का स्थानीय लोकल लेवल पर कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव जो एक बहुत बड़ी शान शौकत को प्रदर्शित करता था, वो कौन था? तो वो दरोगा होता था। दरोगा की वैल्यू बहुत होती थी, आज भी है। कार्नवालिस ने प्रशासकीय सुधार के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में एक दरोगा की नियुक्ति करी और दरोगा के साथ साथ उसकी सहायता के लिए पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति की। जमींदारों के पुलिस अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। इससे पहले पुलिस अधिकार जो होते थे वो किसको होते थे? जमींदारों को मिले हुए होते थे। लेकिन जब दरोगा की नियुक्ति हुई और दरोगा के हेल्प के लिए पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, उसके बाद में जमींदारों को जो पुलिस अधिकार मिले हुए थे उनको समाप्त कर दिया जाता है और अंग्रेज जो मजिस्ट्रेट होते थे, दंडाधीश जो होते थे, उनको जिले की पुलिस का भार दे दिया गया। मतलब एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि जैसे जिले में आज प्रशासन कौन संभालता है, अगर जैसे पुलिस के अंतर्गत देखें तो एसपी होता है, कप्तान होता है। तो वो जो अधिकार थे उस टाइप के वो मजिस्ट्रेटों को थे, बाकी लोकल लेवल पर दरोगा जो है सारी चीज़ों को देखता था। अगला था प्रश्न, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब कंफ्यूजिंग नहीं कह सकते हैं, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, इनकी जो कालक्रम था ये कब कब हुए थे उसकी मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ और ये जो है अंग्रेज़ों द्वारा मद्रास की संधि का पालन नहीं किया गया। इस वजह से हैदर अली ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध मराठा और निजाम के साथ में गठबंधन कर लिया गया था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की जो पृष्ठभूमि थी, हालांकि ये चीज़ें मैं आपको विस्तार से बता चुका हूँ, पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में आपको करा चुका हूँ, आपको मिल जाएगी पूरी, अगर आप देखेंगे चैनल पर जाकर के तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रमुख कारण था कि अंग्रेज़ों ने जो मद्रास की संधि हुई थी 1769 में, उसको कहीं ना कहीं जो भी उसमें बातें रखी गई थी उनका पालन नहीं किया। हैदर अली ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध यानी अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए मराठों के साथ में और निजाम के साथ में गठबंधन कर लिया। मतलब ये संधि जो हुई थी मद्रास की संधि, इसमें ये प्रावधान रखा गया था कि हैदर अली के राज्य पर अगर किसी बाहरी शक्ति के द्वारा आक्रमण होता है तो अंग्रेज जो है उसकी हेल्प करेंगे। लेकिन मराठों ने जब हैदर अली के ऊपर आक्रमण किया तो उस टाइम पर अंग्रेजों ने जो है हैदर अली का साथ नहीं दिया, तो इस वजह से हैदर अली रुष्ट हो गया और उसने मराठों के साथ भी गठबंधन कर लिया और निजाम, हैदराबाद का जो निजाम था उसके साथ भी गठबंधन कर लिया अंग्रेजों के विरुद्ध, है ना। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 54 के मध्य, ये पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। पांडिचेरी की संधि आप याद रखेंगे 1754 में हुई थी। अब आते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये 1803 से 6 के बीच में चला। ये युद्ध जो है किस संधि से प्रारंभ हुआ, इस तरीके के प्रश्न भी पूछे गए हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से प्रारंभ हुआ, तो ये बेसिन की संधि से प्रारंभ हुआ था। बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज बीच हुई थी। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति की संधि के द्वारा हुई तो ये राजघाट की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, ठीक है। इसके बाद में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये 1878 से 80 के बीच में चला था। अब राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं, जैसे करजन वाइली की हत्या कब हुई, तो ये 1 जुलाई 1909 को हुई। और करजन वाइली की हत्या किसके द्वारा की गई? मदनलाल धींगरा के द्वारा की गई थी। केसरी समाचार पत्र 4 जनवरी 1881 से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। खुदीराम बोस को मृत्युदंड कब दिया गया? 11 अगस्त 1908 को। और खुदीराम बोस को जो है मृत्युदंड क्यों, किस वजह से दिया गया था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जो है किंग्स पोर्ट पर बम फेंका था, उसकी वजह से जो है इनको मृत्युदंड दिया गया था। अल हिलाल समाचार पत्र, ये कब प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ? 1912 में। और अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत खर्च किया जाता था? ठीक है, जो भी टोटल केंद्र का राजस्व होता था, तो सैन्य बल पर, सेना पर कितना खर्च होता था, कितना परसेंटेज उस पर व्यय होता था? तो देखिए विपिन चंद्रा की किताब में ये दिया गया है 52%, और आयोग के द्वारा ये जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें उसने इसका सही उत्तर माना है 40%। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से जो भी आपको उचित लगे। वैसे आयोग की तरफ जाना सही रहेगा क्योंकि आयोग ही परीक्षा करा रहा है। काल क्रमानुसार व्यवस्थीकरण, मतलब घटनाएं हैं, घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब हुआ? 1849 में। सिक्किम का विलय हुआ 1850 में। बर्मा का विलय हुआ 1852 में। और झांसी का विलय हुआ 1853 में।
सुमेलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन कब हुआ? 1946-47 के आसपास। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? कंपाराम और भवन सिंह। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ, और मोपला विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे वारियाम कुनाथ कुन्नमेद हाजी, ये एक ही नाम है, ठीक है, वारियाम कुनाथ कुन्नमेद हाजी, इसके द्वारा मोपला विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया गया। हालांकि मोपला विद्रोह अगर आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने पूरा जो भी आंदोलन हुए हैं, विद्रोह हुए हैं, उन पर अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं, आप देखेंगे तो मोपला विद्रोह को आप वहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में देखिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूज़न रहती है कि मोपला विद्रोह कई जगह पर आपने देखा होगा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि कहीं पर इसकी डेट आपको कुछ और मिलेगी, कहीं पर इसकी डेट आपको कुछ और मिलेगी। इसका कारण क्या है कि मोपला विद्रोह जो था वो एक तरीके से किस्तों में चलता रहा था, है ना, कि जैसे मोपला विद्रोह हुआ और उसके बाद में उसको दबा दिया गया, फिर 10 साल बाद या 5 साल बाद फिर दोबारा से विद्रोह हुआ, तो इस तरीके से चीज़ें चलती रही हैं। ये 1800 कह सकते हैं 1850-55 के आसपास से वहीं से ये चलता चला आ रहा है ना, तो एक बार उसको देख लीजिएगा वहाँ पे। वैसे ज़्यादातर जो है ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1921 में जो केरल में मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार क्षेत्र में, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वरियाम कुनाथ कुन्नमेद हाजी। और बाकी के विद्रोहों पर मैंने अलग वीडियो बना रखी है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। पाबना किसान विद्रोह 1873 से 76 के बीच में हुआ, और इसके नेतृत्वकर्ता थे ईश्वर चंद्र राय और शंभूनाथ पाल। बंगाल नील विद्रोह 1859-60, दिगंबर जो है इसके नेतृत्वकर्ता थे। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो कि अलीगढ़ में है, इसकी स्थापना कब हुई? 1875 में, और यही कॉलेज आगे चल करके एएमयू जो है बना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। इसके पहले चांसलर जो थे वो थियोडर मैमन थे। सम्मेलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ये कब हुआ? 1927 में। डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1932 में इसकी स्थापना हुई। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903, और द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो है इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। अगर आपने मेरा इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला पूरा का पूरा जो सीरीज़ मैंने 4-5 वीडियो की चलाई है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें ये सारे प्रश्न कवर्ड हैं पहले से ही, है ना, ये सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसमें पहले से ही कवर हैं, और जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारे के सारे वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो एक बार उसको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगेगा आपको, चाहे तो आप मतलब एक तरीके से 2-3 घंटे में उन वीडियोज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। तो 2-3 बार उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है पेपर में वहीं से आपको देखने को मिलेंगे, और इन प्रीवियस क्वेश्चंस को तो आपको रटना ही रटना है, ठीक है। सैयद अहमद खान के साथ में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक जो थे वो कौन थे? मतलब इनके साथ में इस एसोसिएशन को स्थापित करने में किसने सहयोग किया था? तो राजा शिव प्रसाद, ये बनारस के राजा थे, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की 1888 में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई। पहले अध्यक्ष इसके स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, और इसके महासचिव थे NG रंगा। अखबार पत्र पत्रिका और उनके संपादकों से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैंने समाचार पत्र पत्रिका और जितनी भी मैगजीन जो भी है उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, वहाँ पर जाकर के सारी चीज़ें आपको विस्तार मिल जाएंगी। अरविंद घोष ने वंदे मातरम का प्रकाशन किया, एक पत्र था समाचार पत्र 1905 से। गोपाल गणेश अगरकर ये सुधारक जो है पत्रिका के संपादक थे। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया मैगजीन प्रकाशित की 1919 में, और एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया पत्र जो है प्रकाशित किया गया 1914 में। किस क्रांतिकारी ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या करने का प्रयास किया था? तो ये गोपीनाथ साहा थे। कौन सा कथन सही है? महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के लिए सजा नहीं मिली, और दूसरा है कि मालवीय, देवदास गांधी, KM मुंशी, इन लोगों को सजा दी गई। तो दूसरा कथन सही है, पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी को भी दंडित किया गया था। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन साबरमती आश्रम से प्रारंभ होता है, और यहीं से दांडी मार्च जो है गांधी जी का प्रारंभ होता है, और यहाँ से यात्रा प्रारंभ करते हैं गांधी जी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर नमक कानून तोड़ते हैं। इसके वजह से उनको जो है जेल में डाल दिया जाता है। क्रमानुसार व्यवस्थीकरण, दांडी यात्रा कब हुई? ये 12 मार्च 1930 को प्रारंभ होती है। आपको पता है जब
असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है तो वो दांडी मार्च से ही शुरुआत होती है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक घोषणा, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ये 16 अगस्त 1932 के आसपास की घटना है। पूना समझौता जो हुआ था ये कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। सुमेलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, रंपा विद्रोह 1879-80 आंध्र प्रदेश में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता राजू रंपा, अल्लूरी सीताराम राजू। पाबना किसान आंदोलन 1873-76, इसके बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ। बंगाल नील विद्रोह 1859-60, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। जयंतिया विद्रोह जो हुआ ये 1860 से 63 के मध्य हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता थे यूकियांग नोंगबाह, एक ही नाम है, ठीक है, यूकियांग नोंगबाह। लाठी क्लब की स्थापना कब हुई? किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने करी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना पी आनंद चार्लू के द्वारा की गई। यंग बंगाल आंदोलन ये डेरोजियो से संबंधित है, हेनरी विवियन डेरोजियो। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? भीमराव अंबेडकर ने। थियोसोफिकल सोसाइटी के जन्मदाता कर्नल अलकॉट। और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना सैयद अहमद खान। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता या कंपाइलर कौन माने जाते हैं? तो विलियम विल्सन हंटर। इन्होंने 1875 से 77 के मध्य बंगाल का जो सांख्यिकीय विवरण था 20 खंडों में प्रकाशित किया था। इसके साथ साथ इन्हीं की अध्यक्षता में हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 1882-83 में। कौन आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? तो ये 4 नाम दिए गए थे, राशिद अली, शहनाबाज खान, पीके सहगल, बीसी दत्ता। तो बीसी दत्त जो थे ये आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़े थे, ये रॉयल नेवी से जुड़े हुए थे, यानी जो कह सकते हैं रॉयल नेवी विद्रोह जो हुआ था, जिसके बारे में मैंने आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री वाली सीरीज है उसमें बताया हुआ है, उसके बारे में विस्तार से। तो बीसी दत्त उसी रॉयल नेवी विद्रोह से जुड़े हुए थे। बाकी राशिद अली, शाहनवाज खान, पीके सहगल, इनका संबंध आज़ाद हिंद फौज से था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया। 5 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस के द्वारा इसकी कमान जो है वो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी गई। कालक्रमानुसार व्यवस्थीकरण, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स ये 1942 में आया, सीआर फॉर्मूला 1944 और बेवेल योजना 1945। इन छोटी छोटी घटनाओं को आप बिल्कुल रटने का कोशिश करें, ये जो है मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि खास करके 1885 से लेकर के 1947 तक जितने आंदोलन हुए, जितने प्रस्ताव आए, जितने योजना आई, जितने फॉर्मूले आए, उन सभी की जो सन है वो आपको याद होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ये कथन किसका है? ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। ये किसने कहा था? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था। बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को। क्लाइव का पुनः भारत आगमन 1765 में होता है। इलाहाबाद की संधि 12 और 16 अगस्त 1765 को हुई। और वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर कब बना? 1773 में। अब देखिए इलाहाबाद की संधि फिर दोबारा से रिपीट होता है। इलाहाबाद की संधि 1765, एक्स ला शैपेल की संधि 1748 में हुई थी। ला बुर्दनासी के द्वारा मद्रास पर हमला कब किया गया था? 1746 में, और मद्रास पर इसने अधिकार किया था। ड्यूप्ले को अपने पद से कब हटाया गया था? 1754 में। कालक्रमानुसार व्यवस्थीकरण, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा 1929 में की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ होता है। गांधी इरविन समझौता 1931 में और पूना समझौता 1932 में। कुछ आइडिया लगा पा रहे हैं कि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? देखिए पूना पैक्ट पूछा गया है, थोड़ी देर पहले आपने देखा था। ये तो रह गए, बीच बीच में जो चीज़ें हैं वो उसमें रह गई हैं। बाकी मैंने इसमें से बहुत सारे रिपीटेड जो चीज़ें थी उनको हटाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आप इसको समझ पाएँ तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेकर के भारत की आज़ादी तक जितने भी समझौते, आंदोलन, घोषणा, जो कुछ भी हुआ है, उसकी जितनी भी तिथियां हैं और उनसे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनके नाम आपको रट डालने। अभी काफ़ी टाइम है, ये काम आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और इसी वजह से मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला पोर्शन आपको अलग से कंप्लीट कराया है, ठीक है। उसकी PDF भी मैं बहुत जल्दी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, उसके बारे में आपको अलग से सूचना दे दी जाएगी।
सहकारिता आंदोलन ये किससे संबंधित है? एफ निकोलसन, 1904 में इनके द्वारा सहकारिता आंदोलन स्टार्ट किया गया था। इटावा पायलट प्रोजेक्ट ये अल्बर्ट मायर के द्वारा प्रारंभ किया गया 1948 में। अधिक अन्न उपजाऊ का नारा किसने दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1946। सेवाग्राम प्रोजेक्ट ये किसने प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने 1921 में। कुछ अधिनियम और उनसे जुड़े हुए वर्ष। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम कब लाया गया? 1907 में। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम ये कब लाया गया? ये 1908 में लाया गया। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908। समाचार पत्र अधिनियम ये भी 1908 और प्रेस एक्ट ये 1910। ये प्रश्न किस तरीके से पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा अधिनियम 1908 में नहीं लाया गया, है ना? तो राजद्रोही सभाओं को रोकने का जो अधिनियम था वो 1907 में आया था, बाकी सभी जो है 1908 में आए थे। कालक्रमानुसार व्यवस्थीकरण, देखिए नेहरू रिपोर्ट 1928। इसमें मैं डिटेल में क्यों नहीं जा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि अभी मैंने जो इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला पोर्शन है वो कंप्लीट कराया ही है आपको, इसी वजह से मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। 4 से 5 वीडियो उनको देख डालिए, 2-3 बार देख लेंगे तो उसको बहुत कह सकता हूँ कि 2-3 बार उसको देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको दिमाग में फिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। नेहरू रिपोर्ट 1928, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, क्रिप्स मिशन मार्च 1942, बेविल प्लान जो था वो 14 जून 1945 में लाया गया। राजनीतिक दल और उनकी स्थापना कब हुई? जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो आपको पता ही होगा 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई, किसके द्वारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। भारतीय साम्यवादी दल इसकी स्थापना 1925 में एम.एन. रॉय के द्वारा की गई और AIADMK इस दल की स्थापना 1972 में M.G. रामचंद्रन के द्वारा जो है की गई थी। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया? लेकिन इसमें चाय का व्यापार जो था कंपनी का, उस पर उनका एकाधिकार बना रहा। बाकी का जो भी चाय के व्यापार के एकाधिकार को छोड़ करके अन्य जो भी व्यापारिक मामले थे उन पर जो कंपनी का मोनोपोली बनी हुई थी, एकाधिकार बना हुआ था, उसको समाप्त कर दिया गया था। और यूरोप के साथ यानी भारत के साथ में जो यूरोप का व्यापार था वो सभी नागरिकों के लिए खोल दिया गया था। ये किस एक्ट के द्वारा हुआ था? तो ये 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा हुआ था। पुस्तकें और लेखक, द ग्रेट रेबेलियन पुस्तक किसने लिखी है? अशोक मेहता ने। ये सारी पुस्तकें 1857 की क्रांति से जुड़ी हुई हैं। सिविल रेबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 टू 1859 ये किसने लिखी है? S.B. चौधरी के द्वारा लिखी गई है। द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये किसने लिखी है? R.C. मजूमदार ने। सिपॉय का मतलब यहाँ पे क्या है? सिपाही है। तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी आप याद रखें कि 1857 के विद्रोह को किसने सिपाही विद्रोह कहा था? तो R.C. मजूमदार ने। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये किसने लिखी है? ये विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखी गई है। योजना के प्रारूप और उसके प्रस्तुतकर्ता, जैसे लाहौर प्रस्ताव आपको पता है 1940 में आया। इसकी योजना को किसने प्रेजेंट किया, किसने प्रस्तुत की? तो फजलुल हक के द्वारा लाहौर प्रस्ताव की योजना प्रस्तुत की गई थी। पीरपुर रिपोर्ट 1938 में, और इसकी जो प्रारूप था प्रस्तुतकर्ता थे राजा सईद मोहम्मद मेहदी। जनता की योजना या पीपल्स प्लान 1945 M.N. रॉय। गांधीयन प्लान 1944 श्रीमन नारायण अग्रवाल। अब यहाँ पर लाहौर प्रस्ताव आपको पता है, पढ़ा चुका हूँ। गांधीयन प्लान आपको पता है, पढ़ा चुका हूँ। पीरपुर रिपोर्ट और जनता की योजना, इसके बारे में मैंने उस सीरीज में आपको नहीं बताया है, तो इसी वजह से मैंने कहा था कि जो चीज़ें छूट जाएंगी वो PYQ के माध्यम से कंप्लीट हो जाएंगी। तो पीरपुर रिपोर्ट ये किससे जुड़ी हुई थी कि जिन राज्यों में कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें मुसलमानों द्वारा झेली गई क्रूरताओं को सूचीबद्ध किया गया था। मतलब मुसलमानों पर जो अत्याचार हुए थे, क्योंकि थोड़ा सा सांप्रदायिक रूप होने लगा था। कहीं पर हिंदू जो है मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे थे, कहीं मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे। तो ये मुसलमानों द्वारा जो क्रूरता झेली गई थी, उन क्रूरताओं को सूचीबद्ध जो है पीरपुर रिपोर्ट में किया गया था 1938 में। जनता की योजना ये भारतीय मजदूर संघ की ओर से तैयार की गई थी और इसमें कृषि और उसके उत्पादन को प्राथमिकता देने पर विचार किया गया था। ये पीपल्स प्लान था 1945 का। विद्रोह और उनसे जुड़े हुए वर्ष। अहोम विद्रोह 1828 में असम में होता है, किसके नेतृत्व में? गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। कोल विद्रोह 1831-32 छोटा नागपुर, किसके नेतृत्व में? बुद्धो भगत के नेतृत्व में। संथाल विद्रोह 1855-56 बिहार बंगाल, और इसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू नाम के व्यक्तियों ने किया। मोपला विद्रोह फिर दोबारा से रिपीट हो गया, ये तीसरी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। और एक आध बार मैंने छोड़ दिया होगा जब
तो ये विद्रोह जो है इसको आप देख लेंगे। इन सारी चीज़ों की वीडियो सेपरेट आपको मिल जाएगी। अगर आप एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी पीसीएस 2024 मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से एक जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप देखेंगे तो आपको विद्रोह हो गए, समाचार पत्र हो गए, जो भी अधिनियम हैं वो हो गए, है ना, या जो भी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैंने वहाँ पे कंप्लीट की हुई हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य कौन नहीं था, तो इस तरीके क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें मैंने सारे सदस्यों के नाम इंक्लूड कर दिए हैं। चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य थे महात्मा गांधी जी, राइनी, डीजे रीड, MEL टेबर, LC अदामी, हरि प्रसाद नारायण सिंह, ये सारे लोग जो थे ये चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य थे। जिस समय पर यह समिति बनाई गई उस टाइम पर बिहार का लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि आपको पता है चंपारण बिहार में ही है, तो बिहार का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो एडवर्ड गाइड था, और इस कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे, FG सलाई। कूका आंदोलन कब हुआ, 1840 में पंजाब में। नेतृत्व किसके द्वारा किया गया इसका, भगत जवाहर मल के द्वारा। इसको सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय सुशासन किससे संबंधित है, लॉर्ड रिपन। सहायक संधि वेलेजली, राज्य अपहरण नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये डलहौजी की नीति थी। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, कॉर्नवालिस ने। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो CR दास। ऑपरेशन रूबिकॉन किससे संबंधित है, तो ये जो शब्द था ऑपरेशन रूबिकॉन, इस शब्द का चुनाव लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा पूना के आगा का पैलेस में जब गांधी जी को जो है कैद करके रखा गया था, तो गांधी जी ने आमरण अनशन जो है स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसी अपेक्षा की जा रही थी कि आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया गांधी ने तो उनकी मृत्यु भी हो जाएगी, तो उनकी संभावित मृत्यु की सूचना देने के लिए कोडवर्ड का इस्तेमाल किया गया था, मतलब पहले से ही तैयार कर लिया गया था, इस कोड वर्ड के द्वारा हम गांधी की मृत्यु की सूचना जो है पहुंचाएंगे, सर्कुलेट करेंगे, तो उसी का नाम था ऑपरेशन रूबिकॉन। समाचार दर्पण ये किससे संबंधित है, JC मार्शमैन। मिरात उल अखबार ये किसने निकाला, राजा राम मोहन राय ने। केसरी बाल गंगाधर तिलक, और यंग इंडिया महात्मा गांधी। देखिए ये जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय वाला था ये फिर से रिपीट हो रहा है। सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अधिनिर्णय 16 अगस्त 1932, पूना समझौता 24 सितंबर 1932, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 और अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। तो आपको पता होना चाहिए, आप देख पा रहे होंगे कि कांग्रेस की स्थापना से भारत की आज़ादी के बीच में जो भी चीज़ें हुई वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है रिपीट हो रहे हैं। असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना कब की गई, 1839 में की गई। 1857 का विद्रोह जब हुआ तो उस समय बहादुर शाह जफर जो कि भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, तो बख्त खान को दिया था। और बख्त खान को एक तरह से उन्होंने मुगल सेना नायक के रूप में नियुक्त किया था। तो मुगल सेना नायक के रूप में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है जनरल बख्त खान के द्वारा किया गया था। कथन कारण नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, तो ये गलत है क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कारण गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था, यानी जो गांधी इरविन समझौता हुआ था इसी में यह निश्चित किया गया था कि जो कांग्रेस है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी, तो ये चीज़ जो है ये सही है। क्रांतिकारी और उनसे जुड़े हुए स्थान, नाना साहब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ पर किया, कानपुर में। नवाब हामिद अली खान ये दिल्ली में नेतृत्व कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला ये लखनऊ और फैजाबाद दोनों स्थानों पर इनके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। मनीराम दीवान इन्होंने आसाम में जो है इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। मौलवी अहमदुल्ला को 1857 के संग्राम का लाइट हाउस भी कहा जाता है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया BM मालाबारी से जुड़ा हुआ। BM मालाबारी जो थे 1853 में इनका जन्म होता है। पश्चिम भारत के पारसी परिवार से इनका संबंध था, एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया था
और ये जो क्वेश्चन था ये सम्मति आयु अधिनियम 1891 से जुड़ा हुआ पूछा गया था। ये सम्मति आयु अधिनियम 1891 के प्रमुख संघर्षकर्ता थे और इसी अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सम्मति आयु अधिनियम 1891 का जो विरोध किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? विट्ठल भाई पटेल, है ना। विट्ठल भाई पटेल जो थे ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष थे 1925 में। विट्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। 1923 में इनका चुनाव जो है केंद्रीय विधानसभा में सदस्य के रूप में हुआ था। हालांकि 1930 में जो, क्योंकि ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष थे, 1930 में इन्होंने इस विधानसभा से जो अध्यक्ष पद था उससे इस्तीफा दे दिया था। बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में स्थापित हुई। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, इंडियन लीग 1875। इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। इनको रटना है, इन क्वेश्चंस को रटना है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप वीडियो की तरफ जा सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मैंने बनाई नहीं है मैराथन टाइप की कि आपको पूरा दिन लग जाए। 2-3 घंटे बैठ जाएंगे तो उसको निपटा देंगे आप। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है और कोशिश करिएगा कि जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए वो सभी आपकी उंगलियों पर हैं और आप उनको याद करें, आप उनको रटें एक तरीके से। तो डायरेक्टली क्वेश्चन जो है इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अवध इन रिवॉल्ट 1857-58, ये बुक किसने लिखी है? ये रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस मंत्रिमंडल वाले स्थान, मतलब कहां कहां कांग्रेस की सरकार बनी, ये भी आप देखेंगे तो एस के पांडे से डायरेक्ट कथन वाले क्वेश्चन और जो डेट वाले, ये सारे क्वेश्चन उसी एक बुक से, मुझे ऐसा लग रहा है। पता नहीं, या तो ऐसा हो सकता है कि वो मैंने पढ़ी है इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन आपके पास हो तो मैं क्योंकि इस वीडियो का अंत हो रहा है, ये अंतिम क्वेश्चन है, तो मैं इस बात को फिर दोबारा से आपको कहना चाहूँगा कि एक बार आप उस बुक को देख लीजिएगा। अगर आप किसी आपके मित्र के पास हो या आपके पास हो तो एक बार देख लीजिएगा चीज़ों को, और एक साइड में रख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, एक साइड में उस बुक को रख लीजिएगा। जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए उस क्वेश्चन को वहाँ पे ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं आपको। अगर देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें से जो ऊपर से जो चीज़ें हैं, ऊपर से जो डेट्स हैं, फैक्ट्स हैं, तो उनको आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो मुझे लगता है कि बेटर होगा। और बाकी आपकी हेल्प के लिए, क्योंकि वो वीडियो मैंने अभी नहीं बनाई है, वो मैंने 2 साल पहले बनाई थी जब शुरुआत कर रहा था मैं इस चैनल की, तो उस टाइम पर मैंने बनाई हुई थी। तो मैंने पूरी एस के पांडे की बुक जो है वो अपने हाथ से लिख करके, और कुछ उसमें वीडियोज़ जो हैं वो मैंने बोर्ड पर भी बनाई हैं बड़ी अच्छी तरीके से समझाते हुए। तो वो चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं अगर चाहें तो। बाकी जब आपके पास किताब हो तो मैं प्रीफर नहीं करूँगा कि आप वीडियो देखें, आप किताब से ही ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं। तो 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस मंत्रिमंडल वाले स्थान कौन से थे? तो 5 प्रांत ऐसे थे जहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था, पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी थी। और ये वाला जो पॉइंट है मैंने आपको भी रिसेंटली उसमें भी कराया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट वाले सीरीज़ में भी कराया है। तो 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत वाली सरकार, वो कौन कौन से थे? बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रांत और आपका यूनाइटेड प्रोविंस। इन 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। बाकी के जो 3 प्रांत थे जैसे बम्बई, असम और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत NWFB, इसमें कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। और बंगाल में, पंजाब में और सिंध में यहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। यहाँ पर जैसे बात करें तो बंगाल में सरकार बनाई थी मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी ने गठबंधन की सरकार बनाई थी। पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी ने मिलकर के जो है सरकार बनाई थी। तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार मुख्य रूप से पूर्ण बहुमत वाली अगर बात करें तो इन 5 प्रांतों में बनी थी। कुल मिलाकर के कितने प्रांतों में सरकार बनी थी कांग्रेस की? तो वो 8 प्रांतों में बनी थी, है ना। यानी बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रांत और यूनाइटेड प्रोविंस, इसमें पूर्ण बहुमत वाली सरकार। इसके अलावा बम्बई, असम और NWFB, इसमें जो है गठबंधन की सरकार। इन 8 राज्यों में जो है कांग्रेस की सरकार थी। तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इसका भी एक पार्ट और आना है जिसमें बचे हुए क्वेश्चंस मैं कवर करूँगा। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।